साथियों, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने को हैं और आपकी नजर साथियों इस वीडियो पर पड़ गई है और आपने इस वीडियो में एंट्री कर दी है, तो मैं कहूंगा साथियों इन सभी टॉप लेवल के चुनिंदा क्वेश्चंस को देखिएगा और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कीजिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस की अगर बात करें जो 1 बाय 1 क्वेश्चंस लगाए हैं साथियों एक क्रम से, इन क्वेश्चंस को तैयार करने में पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। तो इस वीडियो को साथियों आप लोग अंत तक देखिएगा, आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले साथियों मैंने लिए हैं 50 सवाल जीएस के। तकरीबन अगर बात करें साथियों तो 35 सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथियों जीएस के, और तकरीबन 15 सवाल मैंने लिए हैं साथियों करंट अफेयर के। उसके अलावा साथियों बात करें रीजनिंग भी होगी और मैथ भी होगी, यानी कि जिन जिन टॉपिक से एग्जामिनर इस बार प्रश्न पूछेंगे और जैसे प्रश्न पूछेंगे उन सभी सवालों को साथियों कवर अप किया है आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो सबसे शानदार और सबसे खास होने वाली है आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव साथियों ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। या ऐसे करके पूछे साथियों, ये एक तरीके से पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो किस राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश ने। अगला सवाल देखिए, कह के काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए का से काली और का से कर्नाटक, यानी कि अगर आपसे पूछे काली टाइगर रिजर्व कहां पर है तो कर्नाटक आपको साथियों बता देना है। उसके बाद देखिए करके अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या की अगर बात करते हैं साथियों ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि सी के नायडू कप, ये सवाल आपसे बहुत साथियों पूछा जाता है। कहते हैं कि सी के नायडू कप ये किस खेल में दिया जाता है? तो ये तो क्रिकेट के खेल में दिया जाता है। किस खेल में साथियों? क्रिकेट के खेल में दिया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि इनडोमिटेबल स्पिरिट, क्या इनडोमिटेबल स्पिरिट की अगर बात करें तो ये पुस्तक किसकी है? मैं कहूंगा साथियों एपीजे अब्दुल कलाम की ये पुस्तक, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर है, आपसे साथियों पूछा जा रहा है। कह रहे कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित हैं? ठीक है, जो अपनी विजयों के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से, यानी कि भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। तो समुद्रगुप्त साथियों भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। तो इलाहाबाद स्तंभ की अगर बात करें, इलाहाबाद स्तंभ में साथियों समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिखा हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है, सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि साथियों निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? तो मैं कहूंगा मोहम्मद बिन तुगलक ने साथियों दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यही तो इसने एक अच्छा काम किया था। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो अगर आपका जवाब रजिया सुल्तान है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान ही थी। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की थी वो क्यों की थी? ये सवाल आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, बताइए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। क्यों की थी ये आपको बताना है। उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था? नहीं, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के लिए अति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था? नहीं, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था? नहीं, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था। यह कारण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी क्योंकि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था, उनको ट्रेनिंग देना चाहता था। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो एकमात्र यहूदी वायसराय की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड रीडिंग, आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रीडिंग ही भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? आपने नाम इनका बहुत बार सुना होगा कि धन्वंतरी आखिर हैं कौन। तो अब आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति का नाम धन्वंतरी था? नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे? बिल्कुल साथियों, ये एक चिकित्सक थे। कौन? धन्वंतरी साहब। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों देखिए तुरंत इस सवाल को देखिए, इन सवालों को देखिए, जो भी
आपके तकरीबन 50 सवाल ऐसे आएंगे, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और साथियों मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो इन सभी सवालों को देखिए और एक नैनो सेकंड के अंदर इन सभी सवालों का आंसर देने की कोशिश करिए। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको रिवीजन कर लीजिए, और जिनका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। और जो भी क्लास साथियों आरपीएफ की होती रहे उनको देखते जाइए, तैयारी आपकी बहुत मजबूत कर डालूंगा एग्जाम जब भी आपका हो। चलिए, करके हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया, मतलब किसके द्वारा पारित किया गया, तो मैं कह सकता हूं लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे के फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। तो इनका एक युद्ध हुआ था साथियों, क्रीमियन युद्ध। क्या क्रीमियन युद्ध एक युद्ध हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध साथियों इस युद्ध से है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि रूसी क्रांति के साथियों जनक कौन थे। तो रूसी क्रांति की अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे वी आई लेनिन। क्या वी आई लेनिन इस साथियों रूसी क्रांति के जनक थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या घट जाएगा या बढ़ जाएगा या वही रहेगा या घट या बढ़ सकता है। तो अगर बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इनका नाम साथियों वल्लभ भाई पटेल था, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। तो साथियों कब किया था इसका गठन साथियों 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगले नंबर का सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर जो प्रथम वाचन साथियों आरंभ हुआ था ना, तो यह कब प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक क्या रहा था, प्रथम वाचन रहा था। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से नियोजन का निषेध करता है। निषेध मतलब होता है साथियों मनादी, यानी कि ठीक है जोखिम जो खतरे वाले कार्य होते हैं ना, इसकी मनादी करता है कारखानों में बालकों के, यानी कि बालकों के लिए मनादी है कारखानों में। ये अनुच्छेद 14 कहता है। क्या कहता है साथियों, अनुच्छेद 24 कहता है। तो कहता है ये कैसा निषेध है, ये आपको यहां पर बताने। क्या ये आंशिक निषेध है, ये पूर्ण निषेध है, मतलब पूरी तरीके से मनादी है कि भाई जो है ना वो एक तरीके से छोटे बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। तो ये साथियों पूर्ण निषेध है, यानी कि 100% इसकी मनादी है। ऐसा नहीं है कि भाई कर भी सकते कुछ बच्चे नहीं। नहीं साथियों, पूर्ण निषेध है, पूर्ण मनादी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों व किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया। तो यहां पर आपने सारी चीजें देख ली, एक चीज रह गई थी कि कितने वर्ष के बालकों के संबंध में ऐसा कहा जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों 14 वर्ष तक के बालकों, यानी कि 14 वर्ष तक के बालक। अनुच्छेद 24 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या लिखा है, 14 वर्ष तक के बालक किसी जोखिम भरा काम नहीं कर सकते हैं कारखाने में। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, करके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में साथियों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है तो 35 वर्ष साथियों उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है साथियों, अनुच्छेद 158 कहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए। कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 158 के अंतर्गत राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगी, अनुच्छेद 158 कहता है।
अगला सवाल देखिए, कह रहे कि राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों ये अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल जो शपथ लेते हैं ना, इसके बारे में अनुच्छेद 159 में कहा गया है। भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो एक्ट, एक तरीके से पॉस्को अधिनियम, कह रहे हैं कि 2012 बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कानून है। ये साथियों बच्चों का कानून है, यानी कि बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये साथियों एक तरीके से कब अधिनियमित किया गया, आपसे पूछा जा रही है। आप लोग 2012, 2006, 2010 या 8 में कहूंगा 2012 यहां पर आना चाहिए। 2012 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी जानकारी के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य है। तो साथियों अगर बात करते हैं 2005, बिल्कुल साथियों, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी जानकारी के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य है। आंसर आपका भी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम किसके द्वारा, एक तरीके से स्कीम द्वारा सहयोग दिया जाता था। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि आपका सही जवाब क्या होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में से संबंधित कारीगरों को, यानी कि हस्तशिल्प, यहां पर हस्तशिल्प आना चाहिए। क्या यहां पर जो आना चाहिए कारीगरों को, देखिए यहां पर आना चाहिए। यहां पर योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया जाता था, यानी कि हस्तशिल्प यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है, तीसरी, चौथी या साथियों सातवीं? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है, यानी कि उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण पर जोर कौन सी पंचवर्षीय योजना ने दिया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने दिया था। अगला सवाल देखिए, करके प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इस योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो इनका नाम साथियों के एन राज था। क्या नाम था इनका? के एन राज इनका नाम था। और इन्होंने साथियों एक तरीके से मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये सबसे युवा अर्थशास्त्री थे। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहां से लिया गया था? तो साथियों कहां से लिया गया था? बॉम्बे प्लान से लिया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? ये साथियों एसएससी में आया था क्वेश्चन, तो आपको मालूम होना चाहिए 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। अगला देखिए, कह रहे एक पाउंड कितने ऑन्स के बराबर होता है? तो मैं कहूंगा 16 ऑन्स के बराबर होता है, या एक पाउंड साथियों 16 ऑन्स के बराबर होता है। अगला देखिए, कह रहे संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का एसआई मात्रक क्या है साथियों? किलोग्राम मीटर बटे सेकंड है। क्या? किलोग्राम मीटर बटे सेकंड ये संवेग का एसआई मात्रक है। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की अगर बात करें तो क्या नीले प्रकाश में होती है? मैं कहूंगा बिल्कुल सर्वाधिक ऊर्जा साथियों कहां पर होती है? नीले प्रकाश में होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो यहां पर अगर बात करें, अब आपके सामने साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए क्योंकि 50 आपके सवाल आएंगे, तकरीबन कुछ नहीं तो साथियों 8 से 10 क्वेश्चन मानकर चलिए कि करंट अफेयर के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं जो 15 सवाल आपको कराऊंगा करंट अफेयर के, ये पूरी साल के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे और फिर साथियों मैथ को देखेंगे। देखिए यानी कि हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहां पर साथियों आयोजित किया गया है? तो साथियों ये मुंबई में आयोजित किया गया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यानी कि किस देश में अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है? तो मैं कहूंगा नेपाल में अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है। आंसर आपका सी हो जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? रवांडा की बात चल रही है। यानी कि रवांडा देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो अगर बात करते हैं यहां पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। यह क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि किस देश ने काला सागर में
तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। तो किस देश ने साथियों ये काम किया है? रूस ने काम किया है, यानी कि रूस देश ने काला सागर में तेल रिसाव की वजह से संघीय आपातकाल की घोषणा की है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि कौन विश्व मुक्केबाज के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर होगा? इनका नाम है अजय सिंह, और अजय सिंह ही विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। अगला देखिए करके, हॉकी इंडिया लीग ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये ओडिशा में शुरू हुआ है। कहां पर साथियों? हॉकी इंडिया लीग कहां पर शुरू हुआ है? तो ओडिशा में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस, क्या दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर आयोजित की गई है? तो ये कहां पर आयोजित की गई है? ये श्रीलंका में आयोजित की गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये साथियों चीन ये काम कर रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। उसके बाद देखिए, किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों शेंझेन में किया गया है। कहां पर? शेंझेन में किया गया है। उसके बाद देखिए, कह के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मैं कहूंगा 17 बच्चों को। क्या साथियों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, कहा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो किस राज्य ने साथियों पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश ने साथियों ये काम किया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की है, और साथियों ऐप भी लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया? यानी कि संसद की अगर बात करें, जर्मनी ने संसद को ही भंग कर दिया है। संसद देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है आपसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए और बताइए आंसर आपका साथियों क्या हो सकता है। तो गुहानाथन नरेंद्र का आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि गुहानाथन नरेंद्र ही उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के जितने साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चन है, सभी के सभी साथियों आज की इस वीडियो में देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि दी गई आकृति में अंतर्निहित त्रिभुजों की संख्या। एक आकृति आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि भैया इसमें त्रिभुजों की संख्या बता दीजिए। क्या? त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए सबसे पहली अगर बात करें, आपको ये दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे। तो एक हो गया, और साथियों ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा त्रिभुज हो गया, ये आपका चौथा हो गया, यानी कि 4 त्रिभुज तो ये हो गए। अब आपको इसी में देखिए ये बड़ा वाला दिख रहा होगा, यानी कि ये 5वां हो गया, और ये कौन सा हो गया साथियों? देखिए एक ये हो गया आपका 5, और ये हो गया साथियों 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया साथियों 8। ये 8 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसको देखिए साथियों जरा, 8 और एक ये 9 हो गया, 9 और एक ये साथियों 10 हो गया, 10 और एक ये बड़ा वाला हो गया, 11 हो गया। ठीक है ना? 11 और साथियों ये आपका 12 हो गया। ये क्या हो गया? ये 12 हो गया। और कुछ बन रहा है? देखिए जरा, तो 12 त्रिभुज यहां पर हो गए। 12 ऑप्शन में भी क्या कुछ और बन रहा है? देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा यहां से देखिए एक त्रिभुज आपका बन सकता है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके साथियों एक त्रिभुज आपका बन सकता है। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, 12 हो चुके थे, 12 और ये आपका 13वां त्रिभुज यहां से बन गया, और ऐसे ये इधर बन जाएगा 14वां त्रिभुज। तो कुल मिला के ये 14 त्रिभुज बनने। और कोई बन रहा है भाई? ये तो वर्ग है, लास्ट में वो तो नहीं बनेंगे। तो मैं कहूंगा 14 त्रिभुज यहां पर बनेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए कहा क्या जा रहा है साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे के 13 है सबसे पहले, उसके बाद साथियों 27 है, उसके बाद 56 है, और उसके बाद 115 है, और उसके बाद साथियों 234 है। आपको बताने कि अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है। देखिए आपको लॉजिक पहचानना होता है कि आखिर ये 13 से 27 कैसे हुआ, 27 से 56 कैसे हुआ, 56 से 115 कैसे हुआ। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 13 से 13 दुना कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अगर प्लस 1 कर देते तो हमें 27 मिल जाएगा। 27 दुना कितना होता है साथियों? 54 होता है। तो 27 दुना 54 हो जाएगा, प्लस अगर 2 जोड़ देते हैं तो 56 आ जाएगा।
56 दुना की अगर बात करें मेरे हिसाब से साथियों 112 हो जाएगा। अगर हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो 115 हो जाएगा। यानी कि देखिए सबकी गुणा दो 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 से हो रही है, और 1 प्लस किया गया, 2 प्लस किया गया, 3 प्लस किया गया, यहां पर 4 प्लस करेंगे और यहां पर 5 प्लस करेंगे। तो पहले तो हमें 2 से गुणा कराना है, फिर हमें 5 प्लस कर देना है। तो पहले 2 से गुणा कराइए, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, और अब साथियों 5 प्लस कर दीजिए। 5 प्लस करेंगे साथियों 473 आ जाएगा। क्या यहां पर 473 आएगा? अगर ऑप्शन में 473 है तो 473 ही आएगा। और बिल्कुल साथियों ऑप्शन में 473 है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए कह रहे हैं कि साथियों उस विकल्प का चयन कीजिए, उसको मत पढ़िए। ये देखिए मैं आपको बता देता हूं साथियों, यहां पर कहा गया है जैसे 9 से 36 बना है वैसे ही आपको बनाया बताने के 16 से कौन सा नंबर बन सकता है। बस इतनी सी बात बताने। देखिए सिंपल सी बात है। अरे भाई 9 चौक 36, 16 चौक 64, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 9 चौक 36, यानी कि 4 से गुणा की गई है। तो इसकी भी 4 से गुणा कर दो, 64 आएगा। अगर 64 ऑप्शन में तो आंसर होगा, और साथियों ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखिए, अब इस सवाल की अगर बात करें, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पर साथियों एक निकल कर आएगा, और ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए भाई इस सवाल की अगर बात करें, क्या सवाल में कुछ नहीं कह रहे कि 7 सहेलियां हैं। सवाल में अगर आप ये कह दोगे कुछ सवाल में नहीं है, तो वो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई देख के डर जाओगे, फिर सवाल में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका आंसर गलत टिक करके आ जाओगे, और फिर वही नेगेटिव मार्किंग आपको मारेगी। चलिए खैर इस सवाल को देखते हैं। कह रहे कि प्रणवी 7 सहेलियां हैं। प्रणवी है, विनीता है, रूपा है, सौम्या, भावना, उर्मिला। ये आरोही वृत्ता, अच्छा और आरोही भी है, मुझे लगा आरोही क्रम में आरोही है, ठीक है। यानी कि वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। तो साथियों एक हम क्या बना लेते हैं, गोले में बैठी है। तो कितने लोग हैं? 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। यानी कि आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो साथियों आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर साथियों हम सौम्या को यहां पर बैठा लें तो सौम्या का बायां इधर होगा। सौम्या के बाएं कौन बैठी है? साथियों आरोही बैठी है, यानी कि आरोही यहां पर बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। किसकी बात चल रही है साथियों? भावना और उर्मिला की पड़ोसी आरोही की बात चल रही है। यानी कि जो आरोही है ना, ये भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। यानी कि भावना हो सकता हो यहां पर आ जाए, या हो सकता हो उर्मिला यहां पर आ जाए, या हो सकता हो भावना उर्मिला में से कोई एक यहां पर आ जाए। लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कहने के सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। देखिए सौम्या जो है ना, सौम्या यानी कि यहां पर रूपा भी नहीं बैठेंगी, यहां पर भावना भी नहीं बैठेंगी, यहां पर रूपा नहीं बैठेंगी, यहां पर भावना भी नहीं बैठेंगी। अच्छा एक चीज यहां पर देखिए, अभी हमें ये कंफ्यूजन में थे कि यहां पर साथियों एक तरीके से भावना को यहां बैठाना चाहिए या भावना को यहां पर बैठाना चाहिए। अब इस लाइन ने ये साफ कर दिया है कि सौम्या के बगल में भावना नहीं बैठेंगी, तो जाहिर सी बात है भावना यहां पर बैठेंगी, और साथियों एक तरीके से उर्मिला यहां पर बैठेंगी, ठीक है ना। उर्मिला यहां पर बैठेंगी, लिखा है ना कि करके आरोही सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पर हो गया। कहने के तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है, यानी कि जो आरोही है ना भावना और उर्मिला की पड़ोसी है, ये काम भी हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। यानी कि प्रणवी जो है ना, प्रणवी ये विनीता और रूपा की एक तरीके से क्या है, प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए, अगर हम प्रणवी को यहां बीच में बैठा ले, और मजबूरी भी हमारे सामने, हमें बीच ही में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कहा गया है ना कि प्रणवी जो है ना विनीता और रूपा की पड़ोसी है। तो हो सकता हो विनीता रूपा में से कोई एक यहां पर आ जाए, या हो सकता हो विनीता रूपा कोई एक यहां पर आ जाए। तो अब हमें यह देखना है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। एक बार सवाल को और पढ़िए, देखिए हो सकता हो काम बन जाए। करिए आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। उसके बाद कहा है तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। बिल्कुल सता आरोही जो है ना भावना और उर्मिला की पड़ोसी है, ठीक है। करके सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है, यानी कि सौम्या जो है ना रूपा और भावना की पड़ोसी नहीं है। तो साथियों यहां पर रूपा नहीं बैठेंगी, फिर रूपा यहां पर बैठेंगे। तो रूपा साथियों यहां पर बैठ गई है, और एक तरीके से विनीता फिर यहां पर बैठ जाएंगी, विनीता यहां पर बैठ जाएंगी। अब सवाल देखिए और बताइए क्या पूछा जा रहा है। कहने दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कहने के क्या आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी हैं? रूपा आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी हैं।
तो आरोही कहां पर, आरोही ये है आरोही साथियों, क्या रूपा और प्रणवा के बीच में बैठी है? मैं कहूंगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसको चेक करिए, सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में बैठी है। सौम्या देखिए जरा, सौम्या यहां पर है, नहीं साथियों ये भी नहीं, सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में नहीं बैठी है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, कह रहे कि रूपा क्या भावना और प्रणवी के बीच में बैठी है? रूपा की अगर बात करें कहां पर है, रूपा यहां पर है, कहने कि क्या रूपा भावना और प्रणवी के बीच में बैठी है? मैं कहूंगा बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा वाला आपकी बात बिल्कुल सही कही गई है, तो तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था साथियों, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं कहूंगा अगर ये सवाल आ गया तो ये समझ लीजिए साथियों, लाखों लाख बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा, और वो ऐसे ही साथियों इसको बिना करे आ जाएगा, छोड़कर, इसमें समय तो गवाएगा लेकिन वो इसको छोड़कर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इस चीज को पहले देख लिया है तो आप सवाल को बड़े ही आराम से कर दोगे। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो इसको साथियों 4-5 बार आप खुद प्रैक्टिस करना, आपका हाथ इतना तेज हो जाएगा साथियों कि 50 सेकंड में आप इस सवाल को बहुत आराम से कर लोगे। अब अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक्स जी सी है, उसके बाद यू एच ई है, उसके बाद आर आई एच है, तो आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आ सकते हैं साथियों, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, एक्स आपका 24 पर होता है, जी 7 पर होता है, सी 3 पर होता है, यू 21 पर होता है, एच 8 पर होता है, ई 5 पर होता है, आर 18 पर होता है, आई 9 पर होता है, एच 8 पर होता है। देखिए 24 से 21 हुआ यानी कि 3 घटा है, ठीक है ना, 21 से 18 हुआ है, 3 घटा है, तो इसमें 3 घटाएंगे, मैं कहूंगा साथियों 15 आ जाना चाहिए, यानी कि 15 की जगह पर ओ आता है। जी 7 पर है, ये 8 पर हो गया, ये 9 पर हो गया, तो 10 पर आना चाहिए, यानी कि यहां पर जे आना चाहिए। तो ओजे कहां पर लिखा हुआ है, ओजे तो यहां पर, एक यहां पर, ठीक है। ये 3 पर होता है, 3 से 5 हुआ है, 5 से 8 हुआ है, मतलब कुल मिला के 3 से 5 हुआ है ना, तो साथियों 2 बढ़ाया गया है, और फिर एक तरीके से 3 बढ़ाया गया है, तो अब 4 बढ़ाया जाएगा, तो साथियों यहां पर 12 आ जाएगा, यानी कि यहां पर एल आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ओजे एल कहां पर लिखा हुआ है, ओ जे एल ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी, यानी कि आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ये बात आपको बताने। देखिए 3, 13, 4, 4, 27, 11, इसको मैं ऐसे करके बना दूं, एक सेकंड रुकिए जरा, अब आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो 4, 27, 11, 6, 31, इसको कैलकुलेट करके यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 और 4 को कैलकुलेट करके 13 बनाया गया, 4 3 12, एक जोड़ देंगे, 11 चौक 44, एक जोड़ देंगे तो 27 नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ और लॉजिक यहां पर लगा हुआ है। एक काम करिए साथियों, अगर हम इस 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें 9 मिल जाता है, अगर हम 9 में 4 जोड़ देते हैं तो हमें 12 मिल, सॉरी 12 नहीं बल्कि 13 मिल जाएगी, 13 लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 16 हो जाता है, 16 और एक तरीके से 11 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे साथियों तो 36 आ जाएगा, प्लस 36 प्लस 31 कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 67 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 67 है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लगा है, और मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन नंबर बी में 67 है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में TABLET को क्या लिखा जाता है, WYFJJR लिखा जाता है, तो आपको बताने कि INSERT को क्या लिखा जा सकता है सर, तो ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर भी लॉजिक आखिर देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चीज लगी। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, टी होता है 20 पर, ए 1 पर, बी 2 पर, एल 12 पर, ई 5 पर, टी 20 पर। इसकी अगर बात करें साथियों, डब्ल्यू 23 पर होता है, और वाई 25 पर होता है, एफ 6 पर होता है, जे 10 पर, जे 10 पर, और एर आर आर पर होता है। अब देखिए ये 20 से 23 हुआ यानी कि 3 बड़ा है, 1 से 25 हुआ है, अब यहां पर साथियों घटा है, कितना घटा है, 2 घटे, यानी कि सबसे पहले 3 बढ़ाया गया, उसके बाद 2 घटा दिया गया। अब देखिए 2 से 6 हो गया है, यानी कि यहां पर साथियों 4 बढ़ाया गया है, ठीक है। फिर ये 12 से कितना हो गया है, 10 हो गया, यानी कि फिर साथियों 2 घटा दिया गया है, और फिर 5 से 10 हो गया है साथियों, 5 से 10 हुआ है, कितना हुआ है, अच्छा यहां पर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, ठीक तो है, ठीक है। तो ये 12 से साथियों कितना हो गया है,
दोबारा से इसको करता हूं क्योंकि छोटा सा यहां पर साथियों हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस चीज को यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, डब्ल्यू जो है ना वो डब्ल्यू साथियों 23 पर आता है, वाई आपका 25 पर आता है, एफ 6 पर आता है और साथियों जे जे आपका 10 पर आता है, 10 10 और आर 18 पर आता है। यहां पर टी 20 पर, ए 1 पर, बी 2 पर, एल 12 पर, ई 5 पर, टी 20 पर। 20 से हुआ है 23, ठीक है, एक से हुआ है 25, यानी कि सबसे पहले 3 बढ़ाया गया, फिर 2 घटाया गया। अब देखिए 2 से कितना हो गया है, 2 से एक तरीके से बात करें 6 हो गया, यानी कि 4 आपका प्लस किया गया। ठीक है, अब 12 से कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि साथियों 2 घटाया गया। उसके बाद 5 से कितना हो गया है, 10 हो गया है, यानी कि अब 5 बढ़ा दिया गया, 5 बढ़ा दिया गया। और साथियों टी यानी कि 20 से 18 हुआ, यानी कि 2 घटा दिया गया। तो वही 2 3 4 का खेल ऐसे करके चल रहा है। तो यही खेल हम इसमें लगा देंगे, यही खेल हम इसमें लगा देंगे। सबसे पहले आई 9 पर आता है, इसमें 3 प्लस करना है तो साथियों 12 आ जाएगा, 12 पर एल आता है, एल सभी जगह पर है। यहां पर 2 घटाना यानी कि एल हो गया, 2 घटाएंगे इन में तो साथियों क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, यानी कि एल एल कहां पर है, एल एल यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। ठीक है, अब इसमें 4 प्लस करना है, 4 प्लस करेंगे मैं कहूंगा साथियों डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा ना, बिल्कुल डब्ल्यू आ जाएगा। और इस वाले में साथियों हम 2 घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो मैं कहूंगा साथियों सी आ जाएगा। तो सी की अगर बात करें कहां पर है साथियों, एल एल डब्ल्यू सी, ये तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों एक नंबर सीरीज वाला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देख लीजिए और बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि साथियों 23 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद साथियों 55 है और उसके बाद 81 है। पूछा जा रहा है कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो यहां पर अगर हम लोग साथियों बात करते हैं कितना कितना बढ़ाया जा रहा है, देखिए 23 से 28 हुआ है, मैं कहूंगा 5 बढ़ा है। 28 से 38 हुआ है, मैं कहूंगा 10 बढ़ा है। 38 से साथियों 55 हुआ है, कितना 10 और 7 17 एक तरीके से बढ़ा है। ठीक है ना, 55 से 81 हुआ है, एक तरीके से बात करें 55 से 81 हुआ है, लगभग 20 से 26 बढ़ गया है साथियों, 26 बढ़ गया है। अब 81 से साथियों कितना बढ़ेगा ये आपको यहां पर बताना है। चलिए, नहीं पता चल पा रहे तो इसको एक बार और कर लीजिए। यहां पर 5 5 से 10 हुआ है, 5 बढ़ाया गया है, फिर 7 बढ़ाया गया है और यहां पर साथियों कितना 6 उधर का 3 इधर का, यानी कि 9 बढ़ाया गया। तो देखिए 5 7 9, तो जाहिर सी बात है यहां पर 11 आ जाएगा, यानी कि 26 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यानी कि यहां पर 37 आएगा। तो 81 में 37 साथियों बढ़ेगा, क्या आपका आ जाएगा 118 आ जाएगा। क्या 118 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में 118 है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए साथियों और इस सवाल का आप लोग यहां पर जवाब बताने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि जे एच क्यू एस एक्स एल और आई एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यानी कि एक पंक्ति होगी साथियों, ऐसे करके एक पंक्ति है, क्या ऐसे करके साथियों एक पंक्ति है। और उसके बाद कहा गया कि यहां पर कितने लोग बैठे हैं, यहां पर साथियों कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों 7। ठीक है, कहने के सभी का मुख किस तरफ है साथियों, सभी का मुख यहां पर दक्षिण की तरफ बताया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि उपरोक्त क्रम में होना अनिवार्य नहीं, यानी कि इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब कह रहे हैं साथियों जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जे और क्यू के बीच में कितने लोग व्यक्ति बैठे होंगे, 2 लोग बैठे होंगे। कहेंगे एक्स जो है ना, एक्स ये जे और एस के बीच में बैठा है और एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे। तो यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि एक्स जो है ये जे और एस के तो बीच में बैठा है, लेकिन एच के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठे। तो अभी हम नहीं कह सकते कि एक्स के दाईं तरफ एस है या दाईं तरफ जे है। तो हमें इतना क्लियर है कि एच के दाईं दूसरे स्थान पर एक्स बैठा है। तो मान लीजिए साथियों एच हम कहां पर बनाए, अगर एच हम यहां पर बनाते हैं तो एच के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है साथियों, एक्स बैठा है। तो यहां पर साथियों यानी कि एक्स आ जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक्स जो है ना जे और एस के बीच में बैठा है। तो मान लीजिए एक्स के इधर उधर जे और एस बैठा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए जे यहां पर बैठ जाएगा और एस यहां पर बैठ जाता है। हो ये भी सकता है कि एस यहां पर बैठे, जे यहां पर बैठे, लेकिन अभी के लिए इसको बना लीजिए। अगर कोई दिक्कत आएगी तो साथियों इनको हटा देंगे, पलट देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्यू के बाईं दूसरे स्थान पर एल बैठा है और आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है ना, ये बात साथियों देख लीजिए इसको अब, कि क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एल बैठा है, क्यू के बाईं ओर, अभी क्यू नहीं पता ना हमें कहां पर है। ठीक है, कहेंगे आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए क्यू और एच सीधी पंक्ति में सिरों पर बैठे हैं। कहने का मतलब यह है कि क्यू और एच अंतिम पंक्तियों पर बैठे हैं। अगर मान लीजिए
एच अंतिम पंक्ति पर बैठा है, इसके बाद कोई नहीं है, तो एक काम करिए इसको कट कर दीजिए और यहां से एक नंबर आप बढ़ा लीजिए। तो एच और किसके बारे में बताया गया, एच और क्यू ये अंतिम सिरों पर बैठे, यहां पर ये बताया गया है। अब इसको जरा पढ़ लीजिए करके, क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर एल बैठा है, यानी कि साथियों यहां कहीं यहां पर एल आ जाएगा क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर। अब बचा कौन साथियों, बचा आपका आई, तो आई आपका यहां पर आ जाएगा, यानी कि क्यू आई एल जे एक्स एस एच ये हो गए। सवाल में क्या पूछा जा रहा है ये जरा देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे है। तो जे कहां पर है, जे कहां पर है, जे यहां पर, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर साथियों कौन बैठा है, मैं कहूंगा एच बैठा है। तो एच क्या आंसर में है, मैं कहूंगा बिल्कुल आंसर में है ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि अब आपका यहां पर सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए देखिए, यानी कि टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गया, ये आपका यहां पर साथियों टी हो गया, और टी के दो बेटे यहां पर बताए गए हैं, एक तो बताया गया है साथियों एन और एक बताया गया है यानी कि यहां पर एल, ठीक है। और दो बेटे हैं ये, यानी कि इस अपने पिता का इकलौता बेटा है, इस अपने पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है। तो मान लेते हैं साथियों इस अपने पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है। यानी कि आर और एस ये टी के पौत्र हैं, तो टी के पौत्र कौन हो जाएंगे साथियों, आर और एस हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए साथियों आर और एस यहां पर अगर मान लेते आर और एस ये दोनों इनके बेटे, यानी कि हो सकता हो इनका बेटा आर हो या हो सकता हो इनका बेटा एस हो, और इसके संबंध में भी यही होगा, हो सकता हो एल का बेटा एस हो या हो सकता है एल का बेटा आर हो। खैर अभी जो था वो लिख दिया। तो आर और एस ये टी के पौत्र हैं, ठीक है। करके एल की पत्नी पी है, यानी कि एल की पत्नी कौन हो जाएंगी साथियों, पी हो जाएंगी। और कहने के एम एस की मां है, एम जो है ना एम ये एस की मां है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें ये इसकी पत्नी ही होंगी, एम जो है ना एस की मां है, एस की मां है, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, ये आर एस नहीं लिखना चाहिए बल्कि एस आर लिखना चाहिए, यानी कि एस आर क्या लिखना चाहिए साथियों, एस और आर लिखना चाहिए। अब यहां पर कहा यह गया है कि एस की मां एम है, यानी कि एस की मां साथियों ये एम है, यानी कि इन दोनों का बेटा है ये एस और इन दोनों का बेटा है साथियों ये आर। ये बात क्लियर है। देखिए टी पिता है, टी के दो बेटे हैं एन और एल। जब ये बात बता दी गई कि एल की पत्नी पी है, ठीक है, और एन की पत्नी एम है, तो इनके दो बेटे हो गए, एक इनका बेटा एक इनका बेटा। तो कहने के एन से आर किस प्रकार संबंधित, यानी कि आर क्या कहेगा एन को, तो आर क्या कहेगा साथियों एन को, ये आपको बताना। देखिए ये इनके पिताजी हैं, आर के पिताजी, और आर के पिताजी का भाई, सॉरी एल के पिता, एल का भाई है एन, यानी कि आर के पिता एल का भाई है एन। तो मैं कहूंगा आर क्या कहेगा एन को, तो साथियों चाचा ही तो कहेगा। तो चाचा कहेगा तो चाचा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएगा, ये आपके लैपटॉप हो गए, और कहने के कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं। तो मान लीजिए इतने लैपटॉप साथियों क्या हो गए, डेस्कटॉप हो गए। ये बात क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, सभी डेस्कटॉप क्या हो गए, सभी डेस्कटॉप एक तरीके से अगर बात करते हैं सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हो गए। ये कैसा भाई, अच्छा ये कहां पर आ गया, मैं निष्कर्ष लिखा हुआ है, कथन लिखा होना चाहिए। ये सवाल मतलब मेरे हिसाब से अधूरा है, ये निष्कर्ष लिखे हुए हैं, कथन कहां गए, फिर कथन कहां गए। चलिए कथन हो सकता हो साथियों टाइप ना हो पाए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए पूछा क्या जा रहा है। कहने के शिक्षिका माता स्त्री, इनका वेन आरेख आपको बताने। देखिए जो स्त्री होंगी वो भी माता के अंतर्गत आएंगी क्या, एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए ये स्त्री वाले हैं, क्या है ये स्त्री हैं, ये स्त्री हो गई। तो जो भी माताएं होंगी साथियों, माता होंगी, वो सब स्त्री के अंतर्गत ही तो आएंगी, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, शिक्षिका एक होता है साथियों क्या, शिक्षक, और एक होता है शिक्षिका, ठीक है। तो ये साथियों क्या हो गई, ये अगर बात करते हैं फिर से मैं आपको बता देता हूं, शिक्षिका देखिए जितनी भी एक तरीके से शिक्षिका हैं वो भी तो एक तरीके से स्त्रियों के अंतर्गत आएंगे, लेकिन कुछ शिक्षिका हो सकता हो माता हो, ठीक है, और बाकी की एक तरीके से शिक्षिका क्या हो जाएंगी, स्त्रियां हो जाएंगी। तो कुछ ऐसे करके बनना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसे नहीं है, यहां पर ऐसे नहीं, यहां पर ऐसे नहीं, यहां पर भी ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा निकला हुआ है। तो हम किसको आंसर माने, जो हमारे इससे थोड़ा सा रिलेटिव करेगा। ज्यादातर इससे साथियों रिलेशन किससे बन रहा है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले से बन रहा है। तो ये क्या होगा, इसी को साथियों आप राइट आंसर लगा देंगे,
ठीक है, अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बता दीजिए कि मुझे आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ साथियों जाएगा, क्या आपका राइट आंसर होगा। देखिए यानी कि 6 डिलीवरी बॉय हैं UVWXYZ, एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक खड़े हुए हैं। यानी कि साथियों कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक 6। क्या कहा जा रहा है करके, डब्लू के बाएं ठीक बगल में है साथियों जेड। तो अगर साथियों हम डब्लू को कहा माने, डब्लू की अगर बात करें, डब्लू को यहां पर बैठा ले तो कह रहे डब्लू के बाएं ठीक बगल में है जेड, यानी कि जेड यहां पर बैठ जाएगा। उसके बाद कह रहे कि पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हैं। तो साथियों पंक्ति में अंतिम छोर पर एक तो जेड है और एक वाई है, तो एक काम करिए इसको हटा दीजिए और यहां पर एक बढ़ा लीजिए और यहां पर साथियों आप वाई रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि Z और V के बीच में साथियों W है, Z और V के बीच में कौन है, W है, ये बात हो चुकी है। यानी कि X के ठीक बाएं बगल में U बैठा है। तो साथियों अगर X के ठीक बाएं में बनाए, यानी कि X को यहां पर बनाना होगा तो U को यहां पर बनाना होगा। कहने के निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं छोर से चौथे स्थान पर है, तो यहां से चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर साथियों V है। तो आपका आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, V के साथ जाना चाहिए, यानी कि बी में लिखा हुआ है साथियों वी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और बताइए कि मुझे राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए आप साथियों मैथ के यहां से क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को आप लोग देखिएगा। कहने के सुषमा रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश करती है अपना पैसा, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम पैसा निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6,000 रुपए है तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि कितना। यानी कि देखिए 3 लोग यहां पर बताए गए हैं, एक की अगर बात करें तो सुषमा है, और दूसरी की अगर बात करें तो कौन है साथियों, रेशमा है, और तीसरी महिला कौन है साथियों, दिव्या है। तो 3 महिलाओं की यहां पर साथियों बात चल रही है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि साथियों सुषमा रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश करती है। ठीक है, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 60 है तो मान लीजिए साथियों, अगर हम साथियों मान लेते इनकी अगर 100 है, दिव्या की राशि कितनी है, अगर ये 100 रुपए इन्होंने निवेश किए, तो अब कहा गया है कि रेशमा जो है ना, यानी कि ये रेशमा ये दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश करती हैं। तो 100 से अगर 30% कम में निवेश करती है रेशमा, यानी कि 70 करती होंगी। अरे भाई 100 से 30 कम करेंगे तो 70 तो आएगा। उसके बाद कहा गया था कि सुषमा, यानी कि ये सुषमा ये रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश करती हैं। तो 70 का 140% कितना हो जाएगा। ठीक है, 70 का 140% की अगर बात करें, 0 से 0 आपका यहां पर साथियों कट जाएगा। 14 सत्ते कितने हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे। तो साथियों यहां पर आपका 98 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर। देखिए यहां तक अगर आपकी सवाल समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहां पर अगर बात करें, सुषमा 98 रुपए लगाती है, रेशमा 70 लगाती है, तो दिव्या 100 रुपए लगाती है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि दिव्या 6,000 रुपए लगा रही है, यानी कि 100x की वैल्यू क्या है, 6,000 रुपए है। तो साथियों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, और ये एक तरीके से x ही है, ये x मान लीजिए 98 x 70 x 100 x। तो कहने कि सुषमा द्वारा निवेशित राशि कितनी है, तो सुषमा 98x लगाती है। तो साथियों x की वैल्यू जब 60 है तो 98x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98 गुणा 60 हो जाएगी। तो जब साथियों इसको आप कैलकुलेट करोगे कैसे क्या आ जाएगा, देखिए 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48 आ गया, 4 यहां पर लग गया। ठीक है, 6 नीम 54, 54 और आपका 58 हो गया, यानी कि 5880 ये क्या हो जाएगी, ये सुषमा द्वारा निवेशित की गई राशि हो जाएगी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए, बाकी के 3 ऑप्शन साथियों नीचे आपको यहां पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखिए साथियों, राइट आंसर बताइए। कहने के ए और बी की आय का अनुपात 8:11, यानी कि ए की आय अगर साथियों 8x है तो साथियों बी की आय कितनी होगी, बी की आय साथियों यहां पर 11x बताई गई है। ठीक है, कह रही यदि उनकी बचत का अनुपात 7:9 है, यदि ए और बी के व्यय, यानी कि ए का व्यय, यानी कि ए खर्च करता है 25,000 और बी खर्च करता है 35,000, तो बी की आय आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहां पर अगर हम लोग साथियों बात करते हैं, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर साथियों क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय और साथियों प्लस क्या होता है, एक तरीके से बचत, यानी कि जो आपने बचत की है और जो आपने खर्च किया उसका योग ही तो साथियों आय होता है। ठीक है, ये बात आपने जान ली। और अगर यहां पर साथियों हम क्या कर दें, अगर यहां पर साथियों हम आय में से साथियों क्या कर घटा दें, व्यय घटा दें यहां पर,
तो क्या बराबर आ जाएगी, तो साथियों यहाँ पर हमारी बचत आ जाएगी। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं ए की आई कितनी है, 8 है, तो साथियों यानी कि 8x है। एक सेकेंड, ए की आई की यहां पर साथियों जो बात की गई है वो कितनी की गई है, वो 8x की गई है, तो ये आपका 8x हो गया। अब आई में से अगर व्यय को घटा दिया जाता है, और व्यय ए का व्यय कितना है, 25,000 है, अगर साथियों इसको घटा दिया जाता है 25,000 को, तो कितने के बराबर आ जाता है साथियों, तो वो हमारी बचत एक तरीके से आ जाती है। तो बचत कितनी है, 7x है ए की, तो यहां पर साथियों 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब अगर बटा नीचे बी की हम बात कर ले, बी की आई कितनी है साथियों, यहां पर 11x है, ठीक है ना, 11x है। और अगर हम इसमें से व्यय घटा दे बी का जो कि 35,000 है, तो साथियों कितना आ जाना चाहिए, तो आपका यहां पर कितना आ जाना चाहिए, तो आपका 9 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हमें मेन चीज क्या निकालना है, इसको कैलकुलेट करके हमें x का मान निकालना है। और जब x का मान हमारा निकल आएगा, तो b की आय निकालना बहुत आसान हो जाएगी। b की आय 11x है, x का मान निकाल लो, 11x का मान निकाल देना, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 9 की गुणा x 8x से होगी, यानी कि 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, तो 72x हो गया। और 25 की 9 से साथियों गुणा कराओगे तो कितना आपका आ जाएगा, 25 की देखिए एक तरीके से अगर बात करें, 225 एक तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा साथियों, एक तरीके से अगर बात करें 2,25,000 आ जाएगा। तो 2,25,000 आपका ये आ गया, 2,25,000 आ गया, यानी कि 25,000 की गुणा जब हमने 9 से कराई। ये बात साथियों क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। बराबर अगर 7 की गुणा 11x से कराए तो साथियों 77x आ जाएगा। और -7 की गुणा 35 से कराए तो कितना आ जाएगा, यहां पर 7 पंजे आपका 35 हो गया, 7 या 21, 22, 23, 24, यानी कि 24 आ गया। कितना हो गया, 2,45,000 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 2,45,000 आ गया। अब देखिए 72x ये है, 77x ये है, यानी कि अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं 77x में से ये 72x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 72x को घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं एक तरीके से। और ये अगर बात करें ये माइनस का, ये उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 2,45,000, 2,45,000। और ये माइनस का, ये माइनस का ही रहेगा इधर, 2,25,000। तो इसको घटा दें तो साथियों कितना एक तरीके से बचेगा, इसको मैं हटा दूं, क्या करूं, देखिए अब यहां पर बस खाली घटाना है आपको साथियों। देखिए 77x में से 72x जाएगा, तो यहां पर आपका 5x बचेगा। 5x इसको साथियों घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आपके सामने आ जाएगा, 20,000 आ गया। और x बराबर आपका कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 20,000, और बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, यानी कि 4,000 यहां पर आपका आ चुका है। x बराबर क्या आ गया, 4,000 आपका आ चुका है। तो अब साथियों b निकालना तो आपके लिए बहुत आसान है। b की आय कितनी है, 11x है, 11x यानी कि 11 गुणा x का मान कितना है, 4,000 है। तो मैं कहूंगा ये तो आपकी 44,000 हो जाएगी। b की आय कितनी हो जाएगी साथियों, 44,000 हो जाएगी। और 44,000 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि अगला सवाल क्या है, तो साथियों यहां पर अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन का अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे हैं कि साथियों 36 भाग 18 ऑफ 3 गुणा 2 प्लस 8 भाग 4 ऑफ 2 गुणा 5 माइनस 5 भाग 10 और गुणा 2। ये गुणा एक काम करिए, इसको मैं यहीं पर लिख दूं, क्या करूं, गुणा 2। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या दिक्कत साथियों इसमें आपको लग रही है, देखिए अगर हम बात करते हैं, ये सबसे पहले ऑफ है, भाग से भी पहले ऑफ सॉल्व होता है। तो 18 तिया कितने होता है साथियों, 54 होता है। अब ये भाग लगी है तो साथियों 36 भाग 54 हो जाएगा। अब यहां पर गुणा अगर बात करते हैं साथियों, क्या आपका आ जाएगा, एक तरीके से 2 आ जाएगा। देखिए 8 भाग 4 है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, एक तरीके से ये आपका 2 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। अच्छा एक काम करिए, भाग से पहले ऑफ सॉल्व होती है, मैं खुद भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए साथियों, ये आपका आ गया 36 और 54 आ गया आपका। यहां पर क्या आ गया साथियों, ये वाला 2 आ गया। अब प्लस अगर बात करें ये 8 आ जाएगा। और यहां पर अगर बात करें 4 दूना 8, तो साथियों भाग 8 आपका आ जाएगा। और गुणा आपका क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 बटे 10 और गुणा आपका 2 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए इसको अगर कट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 27 यहां पर आ जाएगा। 9 तिया 27, 9 चौक आपका 36, यानी कि 4/3 ये हो गया। और आपका प्लस 8 की भाग 8 से करोगे तो क्या आएगा साथियों, एक तरीके से
एक आ जाएगा, 8 की भाग 8 से करोगे तो एक आ जाएगा, एक लिखने की साथियों जरूरत नहीं। गुणा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो एक काम आप ये कर सकते हैं साथियों, यहाँ पर क्या देखिए प्लस का ही तो एक तरीके से 5 यहाँ पर आएगा, वो तो इसका था मैटर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर -5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, तो एक ही तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब साथियों क्या आएगा, 4/3 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए बस, तो 4 एकम 4 हो गया और 3 चौक आपका 12 हो गया, बटे 3 आ गया, तो ये आपका 16/3 आ जाएगा। 16 बटे क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहां पर 16/3 आ गया, इसको कैसे लिख सकते हो साथियों, 3 चौक आपका 12 हो गया, 3 चौक आपका 12, 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि 5 सही 1/3 आ गया। 5 सही 1/3 आपका आंसर आ गया। तो 5 सही 1/3 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों इस सवाल को ध्यान रखेंगे भाई। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नीचे होंगे, ठीक है नीचे हैं। कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं, तो इसको लिख लीजिए। यानी कि एक कंप्यूटर की परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक कितने बताए गए हैं, 74 बताए गए हैं, ठीक है। करके बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 रूप दर्ज कर दिए गए। यानी कि 56 करना थे ऐड, 65 कर दिए, यानी कि 9 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए। तो सही औसत अंक कितना होगा, सबसे पहले 19 छात्रों का औसत 74 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 19 छात्रों का कुल मिला के एक तरीके से उनके अंक कितने हो गए, तो 74 की गुणा 19 से एक बार करो, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। 9 चौक आपका 36 हो गया, 7 नीम 63, 64, 65, 66 आपका हो गए, और यहां पर 74 आ जाएंगे, यानी कि 6 0, और ये क्या हो गया 14, यानी कि 1406 आपका यहां पर आ जाएगा। साथ ही 19 छात्रों के कुल मिला के अंक 1406 बैठ गए। तो यहां पर 56 जोड़ना था, 65 साथियों जोड़ दिया, यानी कि 9 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो मैं कहूंगा यहां पर से 9 घटा दीजिए। और जब साथियों इसमें से आप 9 घटाओगे, यानी कि जब आप 1406 में से कितने घटाओगे, 1406 में से साथियों अगर 9 घटाओगे तो मेरे हिसाब से 1397 आना चाहिए। तो सही योग तो आपको पता चल गया साथियों, 1397, इसकी भाग कर लो 19 से, आपको सही औसत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको साथियों सही औसत एक तरीके से मिल जाएगा। अब देखिए 19 की अगर बात करें, 19 को इससे कट करना है, तो 19 सत्ते कितने होते हैं साथियों, 19 सत्ते आपके हो जाएंगे 133, तो 133 19 सत्ते हो गए, ठीक है। ये कितना है साथियों, ये आपका है 39, तो 33 होता है, कितना बचेगा 6 बचेगा, ये आपका 67 हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों 19 तियां आपके कितने हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे। तो 19 तियां आपके 57 हो गए। अब कितना बचेगा साथियों, 10 बचेगा, तो पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ जाएगा, और एक तरीके से 19 पंजे कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। तो मिलकर कुल मिला के 73.5 करके कुछ आंसर आएगा, और 73.5 करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो यहां पर साथियों एक सवाल और आपके सामने आ गया है, बस साथियों एक दो और सवाल बाकी हैं, बाकी क्लास को फर्स्ट होते हैं फिर एंड कर देंगे। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, करेंगे एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय साथियों लिया जाएगा, ठीक है, कितना समय लगता है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहली लाइन को जब आप यहां पर पढ़ोगे, करेंगे एक कार की चाल में 25% की वृद्धि की जाती है। यानी कि पहले मान लीजिए अगर 100 चाल से चल रही होगी, जब 25% की वृद्धि की जाएगी तो वो 125 चलने लगेगी। इसको थोड़ा छोटा अनुपात बना लो, 25 चौक और 25 पंजे। यानी कि अगर पहले चाल ये होगी, पहले 4 की चाल से चल रही होगी और फिर 5 की चाल से चलने लगी। अब देखिए यहां पर समय जो होगा, चाल का उल्टा समय हो जाता है। यानी कि अगर 4:5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए कहने के जब अपनी चाल को वो बढ़ा देता है, 4 से 5 कर देती है, तो 24 मिनट कम समय लेने लगती है। यानी कि इनका जो अंतर होगा, 5 से 5 घंटे ले, मान लीजिए 5 ले रही थी, फिर वो 4 लेने लगी, 5x ले रही थी समय, तो 4x लेने लगी, यानी कि 24 मिनट कम समय लेने लगी। तो इनका अंतर कितना है, 1x है। तो x कितना अंतर बताया गया है, 24 मिनट बताया गया है। तो साथ इसको हम x मान सकते हैं, 4x और 5x, तभी तो इसका x एक अंतर 24 आया है। तो अगर हम माने कि 24 चौक कितने हो जाएंगे साथियों,
यानी कि अगर जब चाल बढ़ाई थी तो उसमें कितना समय लगेगा, यानी कि 24 चौक की अगर बात करें तो 96 हो जाएगा। और जब चाल उसने नहीं बढ़ाई थी पहले उसको साथियों कितना समय लग रहा था, 24 पंजे आपका 120 हो जाएगा। ये बात क्लियर करें। वास्तविक चाल से, यानी कि वास्तविक चाल ये है, वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो मैं कहूंगा 120 मिनट लगेंगे। तो 120 मिनट लगेंगे, यानी कि 120 मिनट कह लो या 2 घंटे कह लो। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।